गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर 6 का लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, और इसमें हम यह कोशिश करेंगे कि कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक को टच करें। प्रूव्ड वाले चैप्टर बाद में बनाएंगे, ठीक, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम 18 सितंबर से होने वाली है, तो हमको यह कोशिश रहेगा कि कितना जल्दी हम रिवीजन कर सकें। ठीक, चलिए हम देखते हैं पॉइंट क्या होता है। हम पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 5 में पॉइंट होता है। एक पॉइंट को सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ठीक, कल्पना करते हैं, जिसका ना ब्रेथ होता है ना लेंथ होता है। ठीक, और पॉइंट के बाद आता है लाइन क्या होता है? लाइन होता है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर लाइन बना होता है। क्या? लाइन का निर्माण बहुत सारे पॉइंट से मिलकर होता है। ठीक, क्या है? एक दूसरे में टच होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट यह होता है कि इसका दो एंड पॉइंट होता है। एक ऐसा लाइन जिसका दो एंड पॉइंट हो, लाइन सेगमेंट में होता है। जैसा लाइन जिसका दो एंड पॉइंट, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। ठीक, लाइन सेगमेंट को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइन को हम जहाँ तक मन हो वहाँ तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को नहीं बना सकते। हम लोग में एक नंबर में प्रश्न पूछेगा लाइन सेगमेंट में कितने इंड पॉइंट होते हैं, हाउ मेनी इंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट होता है। तो इसी प्रकार रे में पूछेगा, तो रे भी एक लाइन होता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट बंद होता है, एक पॉइंट खुला होता है। ठीक, एक पॉइंट बंद होता है और एक पॉइंट खुला होता है। तो हमको इस तरह से पूछ सकता है कि रे में कितने इंड पॉइंट होते हैं, तो 1 इंड पॉइंट होते हैं। लाइन में कितने इंड पॉइंट होते हैं, तो लाइन में इंड पॉइंट नहीं होते हैं। लाइन सेगमेंट में 2 इंड पॉइंट होता है और रे में 1 इंड पॉइंट होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? अब हम लोग जानते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। ये डिफिनीशन में पूछता है। एक कोलिनियर पॉइंट का डिफिनीशन होता है 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स, 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक लाइन पर हो। क्या? एक लाइन पर हो, उसी को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे ये 3 बिंदु हो गया, ठीक, ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में होना चाहिए। क्या? एक ही लाइन में होना चाहिए, उसी को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। 3 या 3 से अधिक, आपको प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि कोलिनियर पॉइंट्स होने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, तो 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स की जरूरत होती है। आपको सही गलत में बोलेगा कि कोलिनियर पॉइंट में 2 पॉइंट होते, नहीं, 3 या 3 से अधिक होते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है? इसी के जस्ट अपोजिट है। ऐसा 3 या 3 से अधिक पॉइंट जो एक लाइन पे नहीं हो, उसी को नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जो एक लाइन पे नहीं हो, सपोज डेट मानते हैं 2 पॉइंट ए हुआ, एक पॉइंट इधर दिया है, तो ये एक लाइन खींचेंगे तो ऐसे ना जाएगा, तो ये तो छूट गया, ये तो बच गया, छूट गया, तो इसी को नॉन कोलिनियर पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉन कोलिनियर। हमको आगे चलेंगे तो पूछेगा कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्किल का निर्माण होगा, तो 3। ठीक, अब आगे जाते हैं। इससे आगे डिफिनीशन आता है एंगल क्या होता है? एंगल भी 2 रे से मिलकर बना होता है। ठीक है, 2 रे से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या क्या होता है? एक आर्म्स होता है, एक वर्टेक्स होता है। जैसे एंगल का निर्माण इस प्रकार से होता है, इस प्रकार का होता है। ए बिंदु बंद रहता है, ए मुंह बंद रहता है, इसको ए खुला रहता है, तो 2 रे हो गया। तो जो जहाँ एंडिंग पॉइंट होती है, दोनों का मिलान बिंदु होता है, उसी को वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इसको हम क्या? आर्म्स बोलते हैं। ठीक, तो एंगल समझ में आया। एंगल क्या होता है? 2 रे से मिलकर बना होता है, जो और 2 रे एक दूसरे एक ही बिंदु से क्या ओरिजिन होता है। क्या ओरिजिन हुआ है ना, ये एंडिंग बिंदु है, ये पॉइंट, इसी पर से क्या 2 रे निकला हुआ है, इसी को एंगल को बोलते हैं। और इसके बीच में जो भाग होता है, यही एंगल कहलाता है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं एंगल। अब एंगल पढ़ लिए। एंगल अब कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रकार एंगल है। अब होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 0 डिग्री से क्या होता है एक्यूट में? एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। और कितना से छोटा होना चाहिए? 90 डिग्री से ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एक्यूट एंगल में होता है
लेकिन में जो एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसी को हम एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। जैसे बोले कौन कौन होगा, यानी 70 क्या कौन एंगल है, एक्यूट एंगल है। 89 कौन एंगल है, एक्यूट एंगल है। 75 कौन एंगल है, एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से क्या है, बराबर बड़ा है, उसी को हम एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब होता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, राइट एंगल। आर्ट से हम सूचित करते हैं राइट एंगल क्या होगा, क्या 90 डिग्री के बना हुआ ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो, उसी को हम राइट एंगल के नाम से जानते हैं। जैसे ये हो गया राइट एंगल। ठीक, इस प्रकार से भी दे सकता है राइट एंगल, इस प्रकार से भी दे सकता है राइट एंगल, और इस प्रकार से भी दे सकता है राइट एंगल। ठीक, तो जो 90 डिग्री के बराबर हो वह होगा राइट एंगल। ऑब्टयूज एंगल क्या होता है, ऑब्टयूज एंगल होता है ये 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। 90 डिग्री से 12 होना चाहिए ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज को हम सूचित कर दे, जेड से सूचित करते हैं, जेड। ठीक, और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक, उसी को ऑब्ट्यूज के एंगल के नाम से जानते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। जैसे देख लेते हैं, ये हो गया 105 डिग्री, तो ये 105 डिग्री कौन एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक, और 180 डिग्री से छोटा है। कोई भी एंगल ले लीजिए। ठीक है, कोई भी एंगल कहने का मतलब हो गया 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो वो आपको हो गया, वो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। हमको इस तरह से भी प्रश्न पूछ देगा, कोई दे देगा ऑप्शन ए में देगा 75, ऑप्शन बी में देगा 60, ऑप्शन सी में देगा 90, और डी में देगा 179, ये दे देगा। कहेगा इसमें जो दिए गए हैं सभी एंगल के नाम लिखे, यानी कौन कौन एंगल है, तो सभी नाम लिख लेंगे। 75 हो गया तो क्या एक्यूट एंगल हो गया, 60 हो गया तो एक्यूट एंगल, 90 हो गया, 90 के बराबर कौन होता है, राइट एंगल होता है। 179 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, वैसा वह स्ट्रेट एंगल होता है जो 180 डिग्री का एंगल बनाता हो। क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनाता हो, उसी को हम स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। कितने डिग्री के, 180 डिग्री के। जैसे कोई माने एक स्ट्रेट लाइन होता है, वह हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाता है, सीधी बनाता है, उसी को हम स्ट्रेट लाइन के नाम से जानते हैं। कितना डिग्री का, 180 का। ठीक, 180 का जो कोण बना है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन के नाम से, लाइन या स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, यह 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। इसको यहाँ स्पेस नहीं, इसको यहाँ लिख देते हैं। यह होता है 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, यह होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, जैसे कोई हमको देगा, बोलेगा ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। कौन एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि 180 डिग्री का है। कोई भी दे देगा, ये देगा, ये दे देगा आपको 300 डिग्री। ये कौन एंगल हो गया, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। अब हम लोग आते हैं, ये हमेशा पूछता है सब कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ये क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं आगे। एंगल क्या होता है, देखिए
कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है या दो कोनों का योग, दो एंगलों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। उसी को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। आपको जैसे आपको पूछेगा कोई, यानी कि 50 डिग्री है तो कहेगा ये 50 डिग्री है तो इसका कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 50 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 40 होगा। कितना होगा? 40। दोस्तों इसमें से हम 90 डिग्री में से घटा लेंगे, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री का परिभाषा होता है, डिफिनीशन होता है कि दो कोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। मान लेते कोई एंगल ए हो गया, कोई एंगल बी हो गया, इसका दोनों कोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। उसी को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। तो कोई दे देगा कि एंगल ए 50 डिग्री है तो एंगल बी कितना होगा? 40 डिग्री। ठीक। आप बोलेगा कि बी दे दिया है 30 डिग्री तो इसका कम्प्लीमेंट्री कितना होगा बताओ? तो 90 में से घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक। तो यानी कम्प्लीमेंट्री का परिभाषा जान गया। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री इसी प्रकार सप्लीमेंट्री भी होता है। सप्लीमेंट्री में यह होता है कि इसमें 80 डिग्री था, इसमें 180 डिग्री होगा। सॉरी, इसमें 90 डिग्री था, इसमें 180 डिग्री होगा। दो कोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। उसी को सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है। यानी कि मान लेते कोई एंगल ए है, एंगल बी है, दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। उसी को हम क्या सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। कहेगा एंगल ए दिया है 70 डिग्री तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो इसमें से 180 में से घटा देंगे तो जो आंसर होगा वही सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक। कोई दे देगा एंगल बी दे देगा कितना 135 डिग्री देगा तो बोलेगा कि इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? तो इसका सप्लीमेंट्री 180 में से घटा देंगे, जो आपका आंसर होगा वही सप्लीमेंट्री एंगल होगा। कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक। चलिए हम एडजेसेंट एंगल के बारे में जानते हैं कि ऐसा एंगल होता है, दो ऐसा एंगल जिसमें एक आर्म क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। यानी कि ये दोनों एंगल बन रहा है, लेकिन ये क्या है? ए आर्म है। इसको हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। एक जो बी डी आर्म है, आर्म तो हम परिभाषा दिए थे, आर्म क्या होता है। ठीक है। बी डी आर्म है जो क्या है? कॉमन है दोनों एंगल में। तो एडजेसेंट एंगल का यह परिभाषा देंगे, ऐसा दो एंगल जिसमें एक आर्म हमेशा कॉमन होना ही चाहिए, वही एडजेसेंट एंगल के नाम से जानते हैं। हमको इस तरह से दे देगा, जैसे हम देखते हैं कोई एंगल इस तरह से देगा ए बी सी डी ई, इस तरह से देगा। इसमें बोलेगा एडजेसेंट एंगल कौन कौन है? कहेगा ये एडजेसेंट एंगल है, यानी कि इसका नामकरण एक्स वाई जेड नामकरण कर दिए। क्या एक्स वाई एडजेसेंट एंगल है? हाँ, एक्स वाई एडजेसेंट एंगल इसलिए क्योंकि बी डी जो क्या है? आर्म है जो कॉमन है, दोनों एंगल में जो कॉमन है। क्या वाई जेड एडजेसेंट एंगल है? हाँ है, क्योंकि बी ई क्या है? बी ई कॉमन आर्म है। इसी प्रकार से क्या अब हमको यह कोशिश करेगा कि उससे नहीं है क्या? एक्स जेड क्या एडजेसेंट एंगल है? नहीं है एडजेसेंट है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं, सॉरी कॉमन क्या आर्म्स नहीं, क्योंकि इसका जो ए बन रहा है, तो ये अलग बन रहा है, और ए बन रहा है जो अलग बना है, क्योंकि इसमें एक भी आर्म्स कॉमन नहीं है। इसलिए इसमें एक्स और जेड जो एंगल बन रहा है वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए ऐसा दो एंगल जिसमें एक आर्म्स हमेशा कॉमन होना चाहिए, उसी के हम एडजेसेंट एंगल के नाम से जानते हैं। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? यह भी एडजेसेंट एंगल होता है। तो एडजेसेंट एंगल में हम पढ़े थे, उसमें कोई सिर्फ एक प्रॉपर्टीज था कि उसमें एक आर्म क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। लेकिन लीनियर पेयर में यह था, लीनियर पेयर भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन इसमें एक और प्रॉपर्टी 180 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 180 डिग्री का। उसमें भी एक आर्म कॉमन होना चाहिए। ठीक है। मैं ये स्ट्रेट लाइन है,
ठीक। स्ट्रेट लाइन एंगल्स हमेशा 180 डिग्री का होता है, हम लोग पढ़े हैं। इसमें एक हो गया, इसमें भी एक ए एंगल हो गया, एक ए एंगल हो गया, ठीक है। इसमें भी ए लाइन क्या हो गया, कॉमन हो गया आर्म्स, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो बी डी जो है कॉमन है और 180 डिग्री दे दिया है, यानी कि ए 70 हो, यानी कि ए 70 दे 110, ठीक है। तो क्या हो गया 70 180, यानी कि 2 एंगल होना चाहिए और 2 एंगल में एक आर्म कॉमन होना चाहिए और उसमें 180 डिग्री का होना चाहिए दोनों कोनों का योग। उसी के हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसी प्रकार से हमको इस प्रकार से भी दे देगा, कोई दे देगा 75 दे देगा, तो ये कितना देगा 105 दे देगा, तो कहेगा यह लीनियर पेयर है। तो हाँ है लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है और जो ये आपको आर्म्स दिख रहा है ये कॉमन है, कॉमन होना चाहिए तभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़ना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़ना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि 2 लाइंस होता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है और उससे जो एंगल्स बनता है, तो देखिए आमने सामने का जो एंगल पर बनता है एकदम अपोजिट, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट यानी कि वो वर्टेक्स पर बनता है, वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स से हो गया और वर्टेक्स के अपोजिट इस एंगल का अपोजिट कौन हो गया, ए एंगल। तो यही क्या होगा एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। ए इसके अपोजिट हो गया और ए एंगल का अपोजिट कौन हो गया, ए, ठीक है। तब वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि 2 लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती है और वर्टेक्स के अपोजिट, एक वर्टेक्स इसके अपोजिट ए हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, इसको नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। तो ए के अपोजिट कौन हो गया, सी। तो ए के सी क्या हो गया, ए और सी क्या अपोजिट एंगल, वर्टेक्स अपोजिट एंगल हो गया। और बी और डी क्या हो गया, यह भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। हम लोग अब देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होता है, ठीक है। ऐसा दो लाइन्स जो इंटरसेक्ट करें, क्या एक दूसरे के काट, उसी को इंटरसेक्टिंग लाइन्स के नाम से जानते हैं। जैसे एक लाइन ए हो गया, एल हो गया, एक लाइन ए हो गया, एम हो गया, एल एम। तो एल एम क्या हुआ, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कोई भी 2 लाइन से एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम क्या इंटरसेक्टिंग लाइन से नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होता है ऐसा 2 लाइन जो कभी नहीं इंटरसेक्ट कहलाती है, तो उसको एक और नाम से जानते हैं पैरेलल लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के एक और नाम क्या कह सकते हैं, इसको पैरेलल लाइन्स, क्या पैरेलल लाइन्स के नाम से भी जानते हैं। कि 2 लाइन्स जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करे, ऐसा 2 लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करे उसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन्स के नाम से भी जानते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, कि इस पर एक थ्योरम है, कह रहा है इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि 2 लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तब उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो 2 लाइन दिया हुआ है, ये दोनों लाइन दिया हो, ये वर्टेक्स है ना, ए वर्टेक्स का है, तो ए और ए क्या होना चाहिए, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। नहीं 4 हो गया तो ये कितना होगा, 4 होगा। ए जितना एंगल होगा वो उतना ही एंगल होगा। तो हमको प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है, क्या, यानी कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइन दे दिया है, ठीक है, ए 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री, तो ए एंगल कितना होगा, क्या, ए एंगल कितना होगा। इस तरह से भी पूछ सकता है कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और इसका नाम दे दिया है एक्स, इसका नाम दे दिया है, सॉरी, हाँ, इसका नाम दे दिया है, इसको एक्स नाम दे दिया है, और ये एंगल दे दिया है कितना, 40 डिग्री। तो इस एंगल का नाम पूछ, इस एंगल का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू कितना होगा। दोस्तों हम लोग अभी पढ़े हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है,
कोई स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पर दो कोण बना होता है, एक कोण ए बना है, एक कोण ए बना है, इसमें एक आर्म क्या है, कॉमन है, तो एक आर्म कॉमन, तो स्ट्रेट क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ लाइन होता है जो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये 40 हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो 180 में से घटा देंगे, 180 में से घटाएंगे तो 140 होगा। जब 140 ही होगा तो ये भी कितना होगा, 140 हो जाएगा। और ये कितना होगा, क्योंकि ये वर्टेक्स एंगल है ना, तो ये भी 40, ये भी 40। तो एक तरह से और प्रश्न पूछ सकता है। किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, देखिए बोलेगा कि कोई दो लाइन है, ये एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही है, ए एंगल x है, ए एंगल y है, और इस दोनों का रेशियो दे देगा। क्या रेशियो देगा, 4:5। क्या दे देगा, 4:5। कहेगा x और y का वैल्यू कितना होगा, कितने डिग्री का x एंगल होगा, y एंगल। तो हम जानते हैं, देखिए x और y कौन एंगल होगा, क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा ना, तो लीनियर ऑफ पेयर एंगल का कितना होगा, 180 डिग्री को होता है। तो 180 डिग्री को होता है, तो हम इसको 4:5 में दिया है, तो एक 4 होगा, एक 5 होगा, तो निश्चित में नहीं दिया है ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं। तो 4 एक होगा 4m, एक होगा 5m, और दोनों को इक्वल करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऐड करने पे 180 डिग्री होगा। तो इसको करेंगे 5 4 9 होगा 180। तो एम का वैल्यू निकाल देंगे, एम बराबर 20 हो गया, तो इसमें मान रख देंगे। ठीक है, तो एक्स कितना है, 4m है, और y कितना है, 5m है। तो 4m है, तो m का वैल्यू 20 हो गया। तो 4 गुने 20 यानी कि 80, और 4 गुने 20 यानी कि 100। तो ये 100 होगा, ये 80 होगा। तो यानी कि इस तरह से भी पूछ सकता है, यानी कि रेशियो में दे देगा इसका। अब इस तरह से पूछेगा तो वर्टेक्स एंगल मालूम भी कर लेंगे ना। कर रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू, एक लाइन है पी ओ क्यू, एक लाइन पी ओ क्यू हो गया, यानी कि पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ को ये लाइन है, और ओ एस स्टैंड ऑन लाइन है। ओ एस में ओ एस क्या है, एक आर्म से इसका ओ एस, रे ओ आर, एक रेखा ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस। पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या है, ओ आर और ओ टी, ओ आर और ओ टी, जो एंगल को दो बराबर भागों में बांटती है। नहीं कि ये है जो एंगल है, इसको दो बराबर भागों में, इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक, ए और ए एंगल बराबर होगा, और ए एंगल और ए एंगल बराबर होगा। ठीक, तब बोल रहा है रिस्पेक्टिवली इफ पी ओ एस एक्स, यानी कह रहा है एंगल पी ओ एस बराबर एक्स डिग्री, तो एंगल बता रहा है एंगल आर ओ टी बराबर व्हाट, आर ओ टी कौन है, आर ओ टी का वैल्यू निकालना है, आर ओ टी का वैल्यू कितना होगा वे निकालना है। ठीक है, ये कितना होगा, तो हम लोग देखते हैं। देखिए पी ओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है ना, 180 डिग्री का होता है। पी ओ एस कितना दिया है, 180 डिग्री। तो हमको देखने पर ये पता चल रहा है पी ओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और उस पर एक भुजा क्या है, ओ एस, एक आर्म है जो एंगल बना रहा है। तो कौन ए एंगल, और ए एंगल क्या होगा, ए एंगल एडजेसेंट एंगल होगा ना, एडजेसेंट लीनियर पेयर भी होगा। तो हमको पी ओ एस कितना है, एस है, पी ओ एस है, तो इसको हम ये पूरा एंगल ना एस डिग्री एस है, पूरा एंगल एस है, तो पूरा एंगल एस है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटे है ना, तो दो बराबर, तो ये S/2 यह भी होगा, S/2 होगा ना, S/2 होगा, क्योंकि सॉरी एक्स है ना, x/2 ए होगा। और देखिए ये शेष एंगल है, यानी एस ओ क्यू, शेष एंगल तो कितना डिग्री का होगा, 90, क्या होगा, ये होगा 180 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि ये इतना एक्स है, तो इतना एंगल 180 माइनस एक्स होगा। तो देखेंगे 180 माइनस एक्स होगा, तो ए एंगल कितना होगा, ए एंगल कितना होगा, 180 माइनस
x/2 होगा, तो यह होगी 180 माइनस x/2 होगा ना। तो हमको कौन कौन एंगल पूछ रहा है बताइए। तो हमको पूछ रहा है आर ओ टी कितना होगा, आर ओ टी पूछ रहा है, आर ओ टी पूछ रहा है। तो आर ओ टी कितना होगा, एगो x/2 हो गया, एगो 180 बट्टे 180 माइनस x/2 हो गया, यही है ना। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर होगा एलसीएम 2 होगा, तो x होगा प्लस 180 माइनस x, ठीक है। तो x से x कैंसिल होगा, 180/2 यानी कि 90। समझ में आया कि ना, समझ में आ गया होगा। चलिए ये फिगर दिया है, इसमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। क्या ए और बी एंड सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए ठीक, ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री का है, ए क्या है, ए स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट है तो 180 डिग्री का होगा। तो ए और ए एंगल कितना डिग्री का होगा, ए और एंगल मिलके 180 क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना। ए और बी 90 डिग्री होगा, तो हमको दिया हुआ 2:3, तो ये कम मान लेंगे 2m है, कम मान लेंगे 3m, यही दोनों का योग ना होगा 90 डिग्री। तो इससे हम निकाल लेंगे एम के वैल्यू, तो एम के वैल्यू निकालेंगे। तो एम के वैल्यू निकाल लीजिए, एम का वैल्यू कितना होगा, 18 होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना होगा, ए बराबर क्या 2m माने है ना, तो 2 गुने 18, और बी का वैल्यू कितना है माने है 3m माने है, तो 2 गुने 18 तो कितना होगा, सॉरी ये 3 गुना 18 तो होगा 18 दूना 36 और 18 3 54। तो ए का वैल्यू हो गया 36 और बी का वैल्यू होगा 54। हमको क्या निकालना है, हमको सी निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअली ए है ना, जो ए दिया हुआ ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये सब स्ट्रेट लाइन है। तो 180 डिग्री का होता है ना, ये 180 के। तो बी का मान हमको कितना दिया है, 54 आ गया। तो ये वैल्यू सी का वैल्यू ना निकल जाएगा, 180 में से 54 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा, यानी 6, यानी 7 में से 5 गया तो 2, 126 आंसर हो जाएगा।